नया पैर रहता है तो सॉफ्ट रहता है टिश्यूज़, और तो वो खरोच मारता है, फिर ब्लीड होता है और कई बार गिरने के चांसेस भी होते हैं। पर मेरे को याद है पहली बार जब मैं चल रहा था तो ब्लीड हो रहा था ऐसे, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि ब्लीड हो रहा है ऐसे करके, और जब पता भी चल गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ब्लीड हो रहा है करके। सो आई गेस वो सक्सेस जो है था ना, वो उस दिन जो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को चलना है ऐसे करके। 3 माउंटेन और हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब एवरेस्ट, देनाली और अंटार्कटिका में माउंट विंसन। यहाँ तक सोच के जाते हैं हम लोग, गीता में बहुत विश्वास रखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, हाँ। तो हम वापस आ पाएँ, हाँ। या हम नहीं तो हमारी चीज़ें वापस आ जाए वहाँ से। हाँ। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के लिए सुनील कुमार। कुछ खास लोगों से बातचीत करने के इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर हैं और उनसे बात करके हमको कुछ तरह की जानकारी मिलेगी और बहुत तरह की एक समझ मिलेगी। हमारे साथ यहाँ चित्रसेन साहू जी हैं। छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू दुनिया के कई देशों में बहुत से पहाड़ों पर पर्वतारोहण कर चुके हैं, कई देशों में, कई पहाड़ों पर। लेकिन इसके साथ एक दूसरी तकलीफ़देह और चुनौतीपूर्ण बात यह है कि यह सिलसिला शुरू होने के पहले एक ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर कट गए थे। तो वो दोनों पैर आर्टिफिशियल पैरों वाले हैं और दोनों ऐसे पैरों के सहारे वो पहाड़ों का सीना चीरते हुए जब उनके सिरों तक, शिखर तक पहुंचते हैं तो उनकी वो कामयाबी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं उनसे अभी कुछ देर बात कर रहा था और जिस तरह की उनकी मुस्कुराहट है अपनी ज़िंदगी के इस हादसे को लेकर, उसके बाद के सारे इस तजुर्बे को लेकर, वो गजब की है। उनका जो हौसला उनके चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट के साथ दिखता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए कहना नहीं चाहता कि इस इंटरव्यू में आपको वो दिखेगा। तो मैं बिना देर किए उनसे बात शुरू करता हूं और हम जो जानेंगे उनसे वो उन्हीं के शब्दों में जानेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं यहाँ पे। नमस्कार चित्रसेन जी, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद सर। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे समय निकाल कर आए हैं, तो हमारे तमाम पाठक और दर्शक जो हैं उनको आपसे एक बहुत दिलचस्प तजुर्बा, एक दिलचस्प ज़िंदगी, उसके बारे में सुनने मिलेगा। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आपके साथ ये एक्सीडेंट, ये हादसा, ये कैसे हुआ था? ये एक सर रेल दुर्घटना था। मतलब जस्ट मैं उस समय कॉलेज पास आउट हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग मैंने जीसी बिलासपुर से किया था। तो हमारे एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो अराउंड 4 जून 2014 को ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं गर्मी का टाइम था तो पानी पीने के लिए नीचे उतरा हुआ था, और जब वापस फिर से चल रहा था तो फिर ट्रेन जस्ट चलना स्टार्ट कर रहा था और शायद किसी ने ऑयली चीज़ हैंडल में रख दिया था, तो वो हाथ मेरा फिसल गया और धीरे से फिर हाथ फिसलने के कारण पैर मेरा फंस गया, तो फिर मैं बीच में आ गया। तो बैडली डैमेज हो गया था लेग। फिर ये हॉस्पिटल लेके आए और कुछ दिनों में फिर दोनों पैर काटने पड़े। एक पैर तो इमीडिएट वो हो गया था, फिर दूसरा पैर जो है अराउंड 24 दिन बाद फिर एम्पुटेशन करना पड़ा। तो ये इस तरीके से हादसा था, एक ट्रेन हादसा था। उस समय तक आपकी पढ़ाई लिखाई कॉलेज की कितनी हुई थी? जस्ट उस समय तो मैं जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ था। एग्ज़ाम्स हो गए थे, रिज़ल्ट नहीं आए थे, हम वेट कर रहे थे। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सीडीएस है, डिफेंस का मेरे को उस टाइम शौक था। तो मैं फिर एसएसबी की तैयारी कर रहा था कि हमारे में होता है कि एसएससी टेक वाला एग्ज़ाम होता है जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब की प्रिपेयर कर रहा था। सीडीएस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा था कि एसएसबी प्रिपेयर करना है करके। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी उस समय जिस समय ये हादसा हुआ। लेकिन आज हम यहाँ आपसे जो बात करने बैठे हैं उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि पर्वतारोहण में आपकी जो कामयाबी है, जो दिलचस्पी है, जितनी मंजिलों पे आप पहुँचे हुए हैं, आज उस वजह से हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे। उस हादसे की वजह से बात नहीं कर रहे हैं जी। तो मैं इस बात को लेकर हैरान होता हूँ कि ऐसा हादसा होने के बाद कोई और रहता तो बहुत निराशा में डूब जाता, कुछ आगे हासिल नहीं कर पाता। और आपने
पर्वतारोहण का पूरा सिलसिला इस हादसे के बाद शुरू किया? बिल्कुल ये कह सकते हैं। सच कहूँ तो असल में मैंने कभी माउंटेनियरिंग का जो फ़ैसला है, मतलब बिफ़ोर एक्सीडेंट भी मैंने कभी सोचा नहीं था, इवन आफ्टर एक्सीडेंट भी मैंने कभी सोचा नहीं था। पर ये कह सकते हैं कि ये जो है समय के साथ कुछ अनुभवों के साथ करते करते चीज़ें होती चली गई। मतलब इससे पहले भी आप बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट बोल सकते हैं पर्वतारोहण में था। जैसे मैंने इस इंटरव्यू के पहले भी 2 ऐसे इंसिडेंट बताए जिसमें मैं अपने आप को जज कर सकता हूँ कि शायद मेरा इंटरेस्ट माउंटेनियरिंग की तरफ था, पर मैंने कभी उस बारे में सोचा नहीं ना, विचार नहीं किया। और उसके बाद भी जब मुझे तो घुमक्कड़ी का शौक़ है, मुझे घूमना फिरना और नेचर के बहुत करीब रहा हूँ मैं। मतलब मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो मुझे उस वातावरण में रहना बहुत पसंद है। और बिलासपुर जो एरिया है, जो आप देख सकते हैं कि जंगल और पहाड़ों है, आप जस्ट बिलासपुर आप आगे पार करेंगे तो जो कुटा घाट और इस साइड आसपास का एरिया है, चाणक मार्ग, वो पूरा वो एरिया ही वैसे है कि वो नेचर के बहुत करीब है। तो हमको जब खाली समय मिलता था हम ये सब को एक्सप्लोर करते थे। तो ये तो एक पहले से चीज़ था कि वो आपके अंदर है, पर आपने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं किया। तो आफ्टर एक्सीडेंट जब मैंने कुछ जो लोकल ट्रैक्स ज्वाइन किए, मतलब आप 1 दिन 2 दिन का ट्रैक होता है, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय कुछ दोस्त जो है गुजरात के, वो यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए हुए थे, जो उस टाइम एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला कुछ लोकल कोलैबोरेशन वाला ट्रैक था, जिसमें बाहर के लोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ आके एक्सप्लोर कर रहे थे। उसमें से एक मेरा अच्छा फ्रेंड बना जो मनाली में ट्रैक कराता है, कैंपिंग कराता है। सो वो वाला कैंप में मैं 10 दिन के लिए गया। वो जनरली वो बच्चे लोग के लिए कैंप कराता, पर मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया तो उसने एग्री कर दिया कि मैं आपके लिए स्पेशल कैंप कराऊंगा। उस कैंप में ये था कि आपको 10 दिन में आपको रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रिवर क्रॉसिंग जो होता है और ये माउंटेनियरिंग की आपको 10 दिन में बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जानी थी। तो मैंने 10 दिन में पूरा किया। आसपास अराउंड बोल सकते हो कि जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का राउंड का जो ट्रैक है वो रोज़ हम लोग करते थे। और उसके बाद हम 14,000 फीट तक एक ट्रैक था वहाँ का, हिमाचल प्रदेश मनाली में, वो हम लोग गए थे। और मुझे लगता है कि वो एक पल था जिसने डिसीजन मुझे लेने पे किया कि तय करवा दिया कि ये करना है, आगे ये करना है। हाँ, तो वो उस 10 दिन के सफल ट्रैक में मैंने वो निर्णय लिया कि मुझे अब शायद माउंटेनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और माउंट किलिमंजारो जो 2019 सितंबर 2019 में मैंने क्लाइंब किया, पहला इंटरनेशनल माउंटेन था। और वहीं से उसका पृष्ठभूमि जो है असल में वो मनाली से 10 दिन में जो मेरा दोस्त ने ट्रैक कराया था वहाँ से बना था। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे ट्रैकिंग से मैं फिर माउंटेनियरिंग में शिफ्ट हुआ। पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि पैर आपको आर्टिफिशियल पैर लगे, उसके बाद चलना फिरना धीरे धीरे शुरू हुआ होगा, तो उसके कितने समय बाद ये ट्रैकिंग करने के लायक आप हो पाए? लायक तो ऐसे किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर लायक तो हर कोई रहता है। मतलब पर जैसे बोल सकते हैं ना, सक्सेस जो बोलते हैं हमारे, जब सबसे पहले जब मेरे को ये एक्सीडेंट हुआ था, अराउंड 3 महीने बाद मैंने फिर से तैयारी करना स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब वो जो माउंटेनियरिंग तो बहुत दूर की बात है, और वो बहुत बाद आई, 4 साल बाद आई। लेकिन उसके पहले जो चीज़ थी कि सबसे पहले जो एक आम नागरिक जो है, या कोई मिडिल क्लास फैमिली या किसान के परिवार से जो आता है, उसकी प्रारंभिक जिम्मेदारी बनती है घर की जी। और लोगों का असल में दृष्टिकोण होता है कि इस तरीके से हादसे हो जाए तो लोगों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ। तो मुझे वो एहसास शुरू से हो गया था। तो मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया कि अपने आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और उसके लिए ज़रूरी था कि आप तैयारी शुरू करो जो आप इसके पहले कर रहे थे। तो एक सबसे अच्छी बात जो मेरे अंदर मैंने महसूस किया कि इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग सहयोग कर रहे थे, और मुझे कभी वो डिफरेंसेस फील नहीं हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कुछ बड़ा हो गया है ऐसा करके, क्योंकि मुझे अपने आप में लगता था कि मैं सक्षम हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो उसी बीच मैंने तैयारी जारी रखा। 3 महीने बाद मैंने फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और कुछ में बहुत अच्छी सफलता मिली। तो पहला टारगेट था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम बन जाएं। हाँ। और वो होने के बाद फिर आर्टिफिशियल लेग से चलना स्टार्ट किए। हाँ। ये सेकंड स्टेप था। हाँ। और उसमें भी एक कहानी ये होती है कि जब हमारे यहाँ जयपुर लेक सब जानते हैं, हाँ, तो काफ़ी हार्ड भी होता है और हाँ,
लेकिन जिनके पास वो फंड्स का इशू है या फिर जो सक्षम नहीं है उनके लिए वो सबसे अच्छा लेक है। हाँ तो मैंने चलना तो जयपुर लेक से स्टार्ट किया था। हाँ और सक्सेस मुझे लगता है कि माउंटेनिंग वाला सक्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब शुरू दिन में चल रहा था तो वो बहुत ब्लीड कर रहा था लेग, क्योंकि बहुत हार्ड था और ये बहुत नया पैर रहता है तो सॉफ्ट रहता है टिश्यूज़, और तो वो खरोच मारता है, फिर ब्लीड होता है और कई बार गिरने के चांसेस भी होते हैं। पर मेरे को याद है पहली बार जब मैं चल रहा था तो ब्लीड हो रहा था ऐसे, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि ब्लीड हो रहा है ऐसे करके, और जब पता भी चल गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ब्लीड हो रहा है करके। सो आई गेस वो सक्सेस जो है था ना, वो उस दिन जो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को चलना है ऐसे करके, उस दिन खड़े होना भी बहुत बड़ी बात ये थी। तकलीफ और जख्म में ये बाधा नहीं बनने देना है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ों की ना स्वीकार्यता बहुत, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें से ये बहुत पहली स्वीकार्यता कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे लेग एम्प्यूट होने के चांसेस है, वो पहला स्वीकार्यता था। हाँ दूसरा आर्टिफिशियल लेग वाला आया, वो दूसरा स्वीकार्यता था। अब ये बात थी कि इसके साथ कैसे लाइफ को हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ तो कोशिश यही रही। फिर जैसे जॉब ज्वाइन किया तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट था डिफेंस वाला। हाँ तो और स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैं शुरू से। हाँ तो मैंने खेल से शुरू हुआ था असल में, मैं रनिंग करना चाहता था। और रनिंग करते करते बहुत सारे, क्योंकि रनिंग वाले जो लेग आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, अच्छा। तो उस बीच में स्पोर्ट्स से कनेक्ट हुआ। ब्लेड कहते हैं उसको, ऐसा हाँ, आर्च जैसा रहता है। बिल्कुल, वो ब्लेड रनिंग लेग होता है। हाँ तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड, उस समय की बात है, अराउंड आपको 2 लेग चाहिए तो अराउंड 8 to 10 lakhs आपको एक्सपेंड करने पड़ेंगे। अच्छा। सो वो अरेंज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, वो भी इस एक्सीडेंट के बाद। हाँ तो मैं स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो गया इसलिए कि अब कुछ अच्छा करना है। हाँ तो वो स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहा, टीम बनी, बहुत अच्छे अच्छे एथलीट से कनेक्ट हुआ, टीम बनाई, प्लेयर बनाए। फिर धीरे से ये ट्रैकिंग वाला फिर स्टार्ट हुआ। हाँ तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अराउंड 4 साल लग गया मुझे ये माउंटेनियरिंग में शिफ्ट होने में। ठीक। मतलब मैं कैपेबल, तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल लेग में बॉडी को अडेप्ट करना टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल। जितने आप इसको ट्रेंड होते जाएंगे, इसमें जितना चलेंगे उतना आपको अनुभव बढ़ते जाता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस आर्टिफिशियल लेग को अपना मानना पड़ता है आपको। जो फीलिंग होती है, जो टच करने की फीलिंग होती है, वो होता नहीं है। नीचे कंकड़ आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए, तो वो धीरे धीरे अनुभव से आता है। तो वो अनुभव मैं जो पहला माउंटेन क्लाइंब किया था और जो लास्ट माउंटेन क्लाइंब किया था, उसमें अगर सपोज क्लाइंब कर रहे हैं आप और कंकड़ से फिसल रहा है, पैर हर स्टेप में फिसलता है क्योंकि समान समतल तो होता नहीं है, तो वो अनुभव जो आपको ना बहुत समय बाद आता है। तो 4 साल बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गया और अभी करीबन 9 साल हो गया मुझे, मतलब आफ्टर एक्सीडेंट। ये आप जाते हैं पहाड़ चढ़ने, तो कोई आपके साथ में और लोग भी रहते हैं कि अकेले भी कभी जाते हैं? हमें हमेशा पहाड़ में, मतलब स्पेशली जब जो मैं फॉरेन कंट्रीज़ में किया हूँ या यहाँ भी, रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा गाइड के साथ जाएं। मेरे साथ तो बहुत इसेंशियल है क्योंकि बहुत सारे सामान भी रहते हैं। हाँ, और स्पेशली हम जब बड़े मिशन में जाते हैं, हाँ, तो हम एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लेग भी लेके जाते हैं। ओहो। और कंपोनेंट भी बहुत एक्स्ट्रा लेके जाते हैं कि अगर सपोज़ जैसे पसीना भी बहुत आता है या किसी रॉक से आपका वो लेग टकरा गया या फिर डैमेज हो गया, ऐसे डैमेज होता नहीं है, उसके चांसेस बहुत लिस्ट है, फिर भी हम एक्स्ट्रा पैर हम लेके कैरी करते हैं ताकि उस मिशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर लेग में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम दूसरा लेग और उसके कंपोनेंट आप एक्सचेंज करते रहें, क्योंकि आप इतने बड़े मिशन में गए हैं तो उस अधूरे टास्क के साथ आप वापस नहीं आ सकते। ये आमतौर पे कितने दिनों का एक मिशन रहा है? ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से हाइट में क्लाइंब करने जा रहे हैं। हाँ। जैसे आप अराउंड 5000, 5500, 6000 तक का जो मिशन है, अराउंड 7 से 10 दिन में हो सकता है। हाँ। 6000 से 7000 की आप बात करें तो वो अराउंड 20 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन लग सकता है। तो हर माउंटेन में काफ़ी अलग अलग आपको अनुभव रहते हैं। आपका तजुर्बा क्या रहा है? कम से कम और अधिक से अधिक कितने दिन वाले रहे हैं आपके मिशन? मैंने अधिकतम 22 दिन वाला मिशन किया है, तो मतलब, और 7 दिन वाला भी किया हुआ है। उस 22 दिन में रोज़ चलना ही चलना है? ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कोई भी पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे आपको मान लो कि 7000 मीटर की चढ़ाई करनी है, तो उस 7000 के लिए हमें डेली क्लाइंब करना जरूरी नहीं, उसमें हमारी बॉडी को हम एक्लेमेटाइज करते हैं। जो हाँ। ऑक्सीजन कम रहेगी उसके लिए जब तैयार हुए तो आगे बढ़े। हाँ, तो क्योंकि तो कैंप जो रहते हैं उनमें बीच में रुकते हुए जाते हैं? हाँ, कैंप तो रहता ही है, पर कई बार ऐसे होता है कि हम जैसे मान लो कि ये 3 कैंप बना हुआ है,
तो आज दूसरे कैंप तक गए, फिर वापस नीचे फिर आ जाते हैं, हाँ हाँ ठीक ताकि हमारा बॉडी जो है उस लो ऑक्सीजन के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक। तो समिट की प्रोबेबिलिटी, अगर आपका बॉडी जो है पूरा अगर एक्लेमेटाइज हो गया है, मतलब उस लो ऑक्सीजन के लिए, हाँ तभी हम कोशिश करते हैं कि समिट अटेम्प्ट करें। तो समिट वाला जो, जैसे आप लो ऑक्सीजन के सिम्टम्स भी होते हैं कि आपको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, हाँ मतलब एल्टीट्यूड माउंटेनिंग सिकनेस बोलते हैं, एमएस भी बोलते हैं। हाँ तो उसमें हेडेक होता है, नोजिया हाँ, होता है, हाँ। वहाँ कई बार फीवर भी आता है, और आपका ऑक्सीजन लेवल जो हम कोविड में देखे हैं हाँ तो कई बार 70-60 के नीचे भी जाता है। हाँ। तो वहाँ के लिए तो बहुत नॉर्मल है। ये जो साइकिल और मोटरसाइकिल से लेह लद्दाख जाते हैं उनको भी ये करना पड़ता है कि बीच में रुक रहे हैं, हाँ फिर एक्लेमेटाइज हुए, फिर आगे बढ़ पाते हैं। अगर सीधा निकल गए आगे तो उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप नीचे वापस जाओ। बिल्कुल। जनरली जो कई लोग जो बस से जाते हैं, कार से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, तो इन लोग उस चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। पर हमारे माउंटेन्स में हमको क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, बहुत अच्छा। तो हम एक्लेमेटाइजेशन को तो हमारे लिए मस्ट है। हाँ तो रोटेशन होता है, एक कैंप गए वापस आए, फिर दूसरे कैंप गए वापस आए, और बेस कैंप में भी स्टे करते हैं, या फिर एक मेन पहाड़ क्लाइंब करने से पहले एक छोटे मोटे पहाड़ भी क्लाइंब करते हैं उसी विजिट में, उसी विजिट में। हाँ, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग एक बार हो जाए, बिल्कुल। आप चार्ज हो जाए पूरी बॉडी। बिल्कुल। और डेली हमें वो ऑक्सीजन लेवल चेक करने होते हैं, क्योंकि एक वो सबसे एक प्राइमरी आधार है, और एक जिसका कारण आप बता सकते हैं कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है या अडाप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है, आपको अपने गाइड या जो भी आपके साथ जो असिस्ट कर रहे हैं या टीम है जी, उसको आपको डेली बताना जरूरी है, और सबसे पहले खुद को कि मैं फिट हूँ कि नहीं फिट हूँ। और जनरली कई बार होता है माउंटेन्स में कि लोगों को जैसे फीवर आ रहा है, या फिर लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम है, लोगों को फील हो रहा है फटीग, और लोगों को लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, पर लोग बताते नहीं हैं। रिकॉर्ड ना खराब हो जाए, मिशन पे आए हैं तो मिशन पूरा हो जाए। और जनरली माउंटेन्स में एक्सीडेंट के ही रीज़न होते हैं, या जो हादसे होते हैं, या लोग सर्वाइव नहीं कर कि पाते। पीक फिटनेस लेवल नहीं था और लेकिन आगे बढ़ते चले गए। बिल्कुल। और ये समस्या किसी को भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 माउंटेन या बड़ा माउंटेन क्लाइंब किया हुआ है और किसी छोटे माउंटेन में आया आपको प्रॉब्लम हो गया। ये मेरे साथ हुआ था अमेरिका के कैलिफोर्निया में। हम लोग गांधी के दांडी मार्च को रिप्लिकेट कर रहे थे। तो गांधी 25 दिन में 240 मील चले थे दांडी मार्च में, और कैलिफोर्निया के एक संगठन ने 15 दिन में 240 मील पैदल चलने का रखा था। तो मैं भी यहाँ से गया था उसमें फोटोग्राफी करने के लिए। तो 18-19 मील या 28-29 किलोमीटर रोज़ चलते थे पैदल, और मेरी 1 किलोमीटर चलने की भी प्रैक्टिस नहीं थी। तो वहाँ पूरे पैर में फफोले पड़ गए, पूरा फफोले फूट रहे हैं, पट्टी लगा लगा के मैं पैदल चल रहा हूँ। उस बीच में बारिश, खूब ठंडा पानी आ रहा है, जूतों में भर जा रहा है। तो कई बार लगा कि मैं अब नहीं चल पाऊँगा, और लेकिन ड्रॉप करते समय ये लगा कि इतना चल चुका हूँ, अब कैसे छोड़ के वापस हिंदुस्तान जाऊँगा, क्या मुंह दिखाऊँगा। तो आज शाम तक और चल लेता हूँ, रात में छोड़ दूँगा, कल सुबह से नहीं चलूँगा। ऐसा करते करते वो 240 मील पूरा करने वाले 6 लोगों में से मैं एक था। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। तो वो मैं, आप जो कह रहे हैं उसको मैं महसूस कर सकता हूँ कि फिटनेस लेवल नहीं है, लेकिन मिशन को छोड़ के आना जो है, उसमें लौट के क्या कहूँगा मैं, क्या मुंह दिखाऊंगा, इस चक्कर में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, पर ना उसमें आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि इतना ना हो कि वो आपके लाइफ पे बनाए। बिल्कुल, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और माउंटेनियरिंग में आप कितनी भी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मतलब कॉमन है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब कि आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आएंगे। हाँ। और कई बार इसे तो बहुत हम लोग लाइटली भी लेते हैं, लाइटली इन द सेंस कि आप डेली चेक कर रहे हैं। आप अगर सपोज मान लो कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, या फिर आपको हेडेक या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम या तो नीचे कैंप चले जाते हैं, या कुछ मेडिसिन देते हैं उनको, जैसे डाइमोक्स एक वो है। या कई लोग को जैसे पहले से ही हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट रहता है वो। हाँ। कि हम 1 महीने 2 महीने पहले से उनको ट्रेन करते हैं। हाँ। कि वो हाइपोक्सी इन्वायरमेंट के लिए उसकी बॉडी जो है वो ट्रेन हो जाए। हाँ। तो अभी जैसे रिसेंटली एक 9 मेंबर की टीम लेके गया था मैं, तो उसमें एक 14 साल की बच्ची ने सिर्फ क्रचेस से एवरेस्ट बेस कैंप का सफ़र तय किया। अच्छा। एक ब्लाइंड लड़की, एक जिसका एक पैर नहीं है, एक ट्रांस वुमेन, और एक मैं भी था। और ऐसे एक 97 kg का था,
एक जिसको बीपी और ऑलरेडी एक हाई टेनाइटिस का प्रॉब्लम था, और एक हमारे प्रशासनिक सेवा में थे, उनको हम लेके गए थे। ये कहाँ के थे ये लोग? ये पूरे छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ से ही ऐसे लोग गए थे? हाँ, जिनको तरह तरह के चैलेंज थे। हाँ, तो उसको हम 2 महीने 3 महीने से हमने पहले से ट्रेनिंग में डाल के रखा था कि आपको ये करना है और ये चीज़ें हैं, और हम डेली मॉनिटरिंग भी करते थे जाते जाते रास्ते में, और हमने उसके हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से हमने पूरा रूट प्लान किया था। अगर मान लो कि कई जगह ऐसे थे कि एक दिन में हमें 12 किलोमीटर चलना है, पर हमने डिवाइड कर लिया कि एक दिन में हम 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ऐसा करके हमने रूट अलग अलग प्लान किया हुआ। तो फिर प्लानिंग वाला पार्ट जो है माउंटेनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्लान कैसे करते हो। एक चीज़ मुझको बतलाइए कि आपके परिवार के लोग, दोस्त, या जब आप वहाँ पहुँचे चढ़ने की तैयारी में, इसमें कई लोगों ने आपको डिस्करेज किया होगा कि यार पैर वैसे ही खो बैठे हो और क्यों जा रहे हो, कोई खतरा क्यों मोल ले रहे हो? ऐसा भी हुआ आसपास के लोगों से? खैर घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि घर में क्या होता है ना, जब आप छोटे छोटे सक्सेस करते रहते हो, हाँ, तो फिर घर वालों को कन्विंस करने में उतना प्रॉब्लम होता नहीं है, तो वो वैसा प्रॉब्लम तो नहीं था। भरोसा था, जिन लोग जानते हैं उन लोग तो भरोसा करते हैं, पर बहुत जो अपने लोग हैं उनके कॉल्स आए कि उनको लगा कि यार ये तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि भावनाओं में आके बह के ये डिसीजन लिया। जब मैं पहला मिशन पे जा रहा था माउंट किलिमंजारो, तो बहुतों के कॉल्स और मैसेज आए कि मतलब तुमने सब सोच समझ के तो किया है ना। डिस्करेज किसी ने नहीं किया, मतलब उनके पीछे में भी ये रहता है कि लोग चिंता करते हैं आपकी या ख्याल रखना चाहते हैं, तो डिस्करेज किसी ने नहीं किया। पर एक भावना था लोगों की, मतलब कि वो पूरी प्लानिंग और उससे हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उसने सोचा है कि नहीं सोचा है, तैयारी कैसी है, और कोई वहाँ जाके नुकसान ना हो जाए, इस डर भाव से ज़रूर लोगों ने टोका बोल सकते, या फिर एक बार कि कि देख लो, एक बार सोच लो फिर से। तो इस तरीके की बातें सावधान किया, सतर्क किया। हाँ बिल्कुल, डराया नहीं। डराया नहीं। ये कौन कौन से देशों में अभी तक आप जा चुके हैं पहाड़ों पर? मेरा मेन जो है देश तंजानिया और रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और अर्जेंटीना, इन जगहों पे गए? इन जगहों में मैं गया हूँ अभी तक। एक मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस समय आपके ये आर्टिफिशियल पैर लगे और उसके बाद से आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, तो पैरों को कोई नुकसान भी हुआ ये करते हुए? बहुत कॉमन है ये, कॉमन है ये? हाँ, बहुत कॉमन है। तो उस नुकसान को आपको बार बार असेस करना पड़ता है, अंदाज लगाना पड़ता है कि नुकसान कितना है, कितना जारी रखें इसको? हाँ, ये होती, मतलब हम लोग जैसे मैंने बताया कि एक तो एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लेके जाते हैं। हाँ, इवन आप उसका जो एलन की होता है, उसके जो और उसको ठीक करने कंपोनेंट होते हैं, या फिर और कई बार हाइट भी, जैसे हम कंटिन्यू क्लाइंब करते हैं तो एक समय के बाद मसल स्विंग भी होता है। हाँ, क्योंकि उसमें कंटिन्यू प्रेशर आ रहा है, बाहर में -15 है पर अंदर में तो वो हिट कर रहा है। हाँ, तो वो सिकुड़ता भी है काफ़ी, तो एक्स्ट्रा सॉक्स है वो लेके जाना है। और कंटिन्यू वो हिट करने के कारण कुछ एरिया ऐसे रहते हैं जहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ता है। हाँ, मतलब जैसे आप ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, हाँ, तो पीछे एक पाइप है, पाइप में पैर लगा हुआ है, तो कंटिन्यूस के जो एजेस होते हैं, हाँ, उसके कारण उस एरिया में चांसेस रहता है कि ब्लिस्टर हो जाए या फिर छिल जाए, फफोले पड़ जाए। हाँ, तो उसके लिए या तो फिर आपको देखना होता है कि मौसम कैसा है और बाहर कैसा इन्वायरमेंट है कि आप उसको ओपन कर पाएँ। हाँ, कई बार पसीना भी एक्सेस आता है, हाँ, और बाहर में आपको टेम्परेचर लग रहा है कि माइनस हो गया। मतलब मैंने -25 में भी पूरा पसीना से भर गया था मेरा ये, जब एल्ब्रूस रसिया में था मैं। अच्छा। और मेरी टीम को लगी थी कि इसका पैर जो है ना फ्रॉस्ट बाइट के कारण फिर से गल जाएगा, हाँ, मतलब जिस हिसाब से इसका कंडीशन है। हाँ, पर वो ये हुआ कि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर में जैसे ही मैंने वो पसीना निकला और गायब, हाँ, मतलब अच्छा, तुरंत सूख गया, और तुरंत हमने लगा लिया फिर। तो और एक चैलेंज है कि फिसलता है पैर, आर्टिफिशियल लेगा तो फिर, हाँ, और फिसलेगा मीन्स जर्क लगेगा इसमें, हाँ, और जर्क लगेगा मीन्स फिर से चांसेस है कि फिर से ब्लिस्टर हो जाए। हाँ, और एक और चांसेस रहता है कि आपको, हम जो ट्रैकिंग पोल लेके जाते हैं, जिसे हम वॉकिंग पोल बोलते हैं, तो हम एनर्जी ट्रांसफ़र कुछ जो लेग में वेट आने वाला है वो कुछ हम इसमें ले लेते हैं। हाँ, तो वो स्किल है, वो स्किल आपको डेवलप करना है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि आपकी डिसेबिलिटी या आपके साथ नीड के हिसाब, तालमेल कैसे बैठता है उसको यूज़ करना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को लगती है कि एक चीज़ को बहुत ध्यान देना होता है, हर स्टेप में आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लाइंब करना है और वापस भी आना है। हाँ, और स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए हर स्टेप कि आप इंजर्ड ना हो।
हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी स्टेप में हड़बड़ाए या आपका ध्यान नहीं है हाँ तो फिर और आपका लेग ब्रेक डाउन हो गया, मतलब ऐसा एक दो बार हुआ है, एक दो बार गिरा हूँ मैं, हाँ तो मुझे लगा है कि अब ये मिशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये अक्सर मतलब होते रहती है, तो इसका असेसमेंट आपको खुद करना है। एक चैलेंज ये होता है जब हायर एल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब थोड़ा रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, जैसे एक शराबी चलता है। ये ऑक्सीजन की कमी से होता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन कमी के कारण होता है। तो वो आपकी जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो एक स्टेप रखने वाला, फिर वो आपका धरा करा धरा रह जाता है। फिर तब भी आपको वो पेशेंस जो है ना वो दिखाना पड़ता है वहाँ पे, कि इतना पेशेंस रहे आपके माइंड में, और इतना आपका बोल सकते हो क्लियर होना चाहिए विजन कि आप वो समिट तक पहुँच पाएँ। तो ये इस मिशन से गुजरते गुजरते ही ये सीखना हो पाता है, और कोई जरिया नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं हर पहाड़ के अलग अलग अनुभव बता सकता हूँ। मैं मतलब पहला वाला जो स्टार्ट किया था उसका अलग अनुभव है, दूसरा का अलग है, और हर पहाड़ अलग अलग नेचर का होता है बहुत, मतलब टेरेन का नेचर अलग है, जो वहाँ के नेचर है, डाइवर्सिटी है, स्नो कंडीशन है, उसका एडवेंचर, उसके खतरे सब अलग हैं। सब अलग हैं। और कई बार छोटे हाइट के पहाड़ ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कई बार ज़्यादा वाले आसान भी होते हैं, और कई बार जिसको हम आसान समझते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। इसमें ऐसे कोई पहाड़ ऐसी चुनौतियों वाले हैं जो डबल एम्प्यूटेड व्यक्ति के चढ़ने के लायक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते हैं? ऐसे तो मैंने सारे पहाड़ किए हैं, वो ऐसे ही थे ऐसा? क्योंकि इंडिया से अभी तक वो पहाड़ को किसी ने वैसे जो डबल एम्प्यूटी में किसी ने क्लाइंब किया, माउंटेनियर ही नहीं है, करुणिमा सिन्हा हम जिनको जानते हैं उनका एक लेग का एम्पुटेशन है। हाँ। तो डबल एम्पुटेशन में क्या होता है ना, पूरा बॉडी का वेट आपके लेग्स पे आ जाता है पूरा। तो अगर आपका एक लेग एम्प्यूट है तो आप दूसरे लेग का सपोर्ट लेके आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। पर इस केस में बहुत चैलेंजेस बढ़ जाता है, बोल सकते हो आप। एनर्जी कंजम्पशन भी जैसे आप बोल सकते हैं कि अराउंड 65 to 70% एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं। अच्छा अच्छा। और उस जगह में जहाँ पे ऑक्सीजन पैरों पे चढ़ते तो उनका एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम रहता। बिल्कुल, हम उनसे 65 से 70%, एक रिसर्च बोलता है कि बायलैटरल एम्प्यूटीज नॉर्मल चलने में भी 65 से 70% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये जब आपने शुरू किया पर्वतारोहण और उसके बाद से जो आपका लास्ट मिशन था, इस दौरान आपके पैर जो हैं ये भी ज़्यादा तैयार हुए क्या? बिल्कुल, आप जितना आप इसको यूज़ करेंगे, हाँ। जितना आर्टिफिशियल लेग को यूज़ करेंगे, हाँ। उतना ज़्यादा आप खुद को सीखते हैं, खुद इवॉल्व करते हैं। हाँ। तो वो खुद को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी, मतलब इसको समझना, मतलब अगर चलना है आपको तो आपको अपने आर्टिफिशियल लेग और आपके जो लेग जो बचे हुए हैं, हाँ, उसकी नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। इनका रिश्ता जो है पुख्ता रहना चाहिए। बिल्कुल, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपको सपोज़ कोई कंकड़ आया या फिर आप गिरने लग गए, तो आपको इस मसल्स के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए या फिर इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए कि आप उससे बच पाओ। और मुझे लगता है मैं बहुत गिरा होऊंगा जब मेरे पैर थे पैर लगने के बाद नहीं गिरा हूँ, मुश्किल से 2-3 बार गिरा हूँगा मैं। अच्छा। और उसमें से भी ऐसा नहीं गिरा हूँ कि मतलब मैं पूरा ज़मीन में गिर गया या फिर कोई कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल के साथ गिरा हूँ मैं। उसके बाद आप ज़्यादा चौकन्ने रह के आपने ज़्यादा मजबूती सीख ली। बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हैं। बैलेंस आपने ज़्यादा सीखा उसके बाद में। हाँ 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 हाँ। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जिस समय आप ऐसे किसी मिशन पे गए हुए नहीं हैं और यहाँ पर हैं, उस वक्त आपको अपनी फिज़िकल फिटनेस बनाए रखने के लिए कुछ यहाँ रोज़ करना पड़ता है? रोज़ चलना है, रोज़ दौड़ना है, या रोज़ कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है? यहाँ कुछ करते हैं आप रोज़ 2 माउंटेनियरिंग के मिशन के बीच में? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जो एम्प्यूटीज़ हैं, मतलब जिनके पैर नहीं, उनके साथ होता है वो है मसल कॉन्ट्रैक्चर। अच्छा। मतलब जनरली आप शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत दिन तक बिस्तर में रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं या फिर घर में भी रहते हैं, तो फिर आपकी एक्टिविटीज़ बहुत डाउन रहती है। हाँ। तो मसल्स आपके सिकुड़ जाते हैं। हाँ। मतलब जॉइंट मूवमेंट प्रॉपर होता नहीं है। तो पहला चैलेंज वहाँ पे रहता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी कि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। अच्छा। तो आपको जो डेली का स्ट्रेचिंग है, आप भले वर्कआउट मत करो, बड़ा वर्कआउट मत करो, रनिंग मत करो या सीढ़ी मत चढ़ो, लेकिन जो लेग की स्ट्रेचिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो योगा मेरे लिए बहुत इसेंशियल वो किया कि मैं स्ट्रेचिंग रोज करता था। और जब मिशन से पहले वाला जो पार्ट है, आप भले ये रेगुलर ना कर पाएँ, पर मिशन जाने से पहले हमें वर्कआउट जो है कुछ है वो बहुत इसेंशियल हो जाता है।
सीढ़ी चढ़ना सबसे आसान तरीका है माउंटेन क्लाइंब करने का, हाँ, क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा मसल्स जो यूज होते हैं, जो लेग के मसल्स हैं वो यूज़ होते हैं, हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स जो भी है, तो उसके लिए एक सीढ़ी चढ़ना सबसे बेस्ट उपाय है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जिस मैदानी इलाके से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे खासकर रायपुर और जिस एरिया में हम लोग हैं, वहाँ पे चांसेस नहीं कि माउंटेनिंग की आप ट्रेनिंग कर पाएँ। हाँ, तो सीढ़ी चढ़ना एक सबसे आसान उपाय है। और उसके अलावा जो आप अपने नॉर्मल मसल्स उसके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो और एक तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राणायाम या हम फिर जो मेडिटेशन की बात ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज जो है, वो सबसे इसेंशियल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि माउंटेन आपको क्लाइंब करने तो आपको लंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होने वाला है, हाँ, जहाँ पे आपकी असली लंग की कैपेसिटी और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी टेस्ट होने वाली है। टेस्ट होने वाली है, आपको कैसा चलना है, बिल्कुल, कैसे सांस लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो माउंटेन्स में चलना एक आर्ट है, और लर्निंग जो है ना आपका ना लाइफ लॉन्ग कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे याद है मैं जब तीसरा माउंटेन क्लाइंब करने गया था रशिया में, हाँ, तो 97 kg उससे ज़्यादा रही होगी, मुझे नहीं बता सकता मैं। उसकी ओनर थी कंपनी की, एडवेंचर कंपनी की, ओक्साना नाम है उसका। तो वो उस कंपनी की मालकिन थी और उसने 8,000 माउंटेन क्लाइंब किए हुए। आप उनकी बॉडी को देख के आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लेडी है जिसने 8,000 मीटर के 3 माउंटेन क्लाइंब किए हुए अच्छा। करके। तो उसने मुझे सिखाया कि माउंटेन में चलते कैसे हैं 3 माउंटेन क्लाइंब करने के बाद। तो यानी करीब 100 किलो वजन के साथ, 100 किलो हाँ, उनके लिए मतलब लिए। उनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे माउंटेन में चलते हैं, आप कैसे क्रैम्पॉन्स आप पहनते हैं, मतलब बर्फ़ में कैसे चलना है। आपको चलते टाइम आप बिल्कुल हाँफना नहीं चाहिए। अगर आप हाँफ रहे हैं मतलब आपका चलने का तरीका ठीक नहीं है, अच्छा, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिदमिक चलना चाहिए माउंटेन्स में। अभी जितने पहाड़ों पे आप चढ़ चुके हैं, इसके अलावा आगे कौन से पहाड़ ऐसे चुनौती के रूप में आप देखते हैं जिन पे जाना चाहेंगे? आगे तो 3 माउंटेन और हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब एवरेस्ट, देनाली और अंटार्कटिका में माउंट विंसन। अच्छा, ये 3 माउंटेन जो है अभी लाइन तो में है। एवरेस्ट के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, बचे 2 माउंटेन जो हैं उनकी क्या खूबी है, उसमें क्या चुनौती है? बेसिकली जो विंसन जो है वो अंटार्कटिका रेंज में, मतलब वहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो अच्छा। अराउंड -40 -50 का टेम्परेचर होता है। उतने टेम्परेचर में ही पूरी चढ़ाई होती है? हाँ 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 हाँ, नीचे बेस कैंप तक कम होता है। हाँ, और वहाँ पे प्लेन भी जो बेस कैंप तक लैंड होता है वो भी बर्फ़ में ही लैंड होता है वहाँ पे। अच्छा, तो वो पूरा स्नो कैप माउंटेन है, मतलब वहाँ घर है ही नहीं वहाँ पे। अंटार्कटिका में आप तो अंटार्कटिका जानते हैं, महाद्वीप है एक, हाँ, तो पूरा स्नो है उसमें, वहाँ पे कुछ नहीं है। देनाली जो है आपका नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। अच्छा। तो कॉन्टिनेंट वाइज एक हाईएस्ट पीक है जिसको हम क्लाइंब करने वाले हैं। ये एवरेस्ट का जो आपने कहा, तो ये अभी कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जितनी दूसरी पहाड़ों को आप चढ़ चुके हैं उनके मुकाबले एवरेस्ट और कितनी बड़ी चुनौती है? एवरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब एक बायलैटरल एम्प्यूटी के लिए, मतलब जिसको दोनों पैर नहीं, आर्टिफिशियल क्लाइंब करना, हाँ, और बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एवरेस्ट ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए क्लाइंब करना मतलब अपने में चैलेंजिंग है, हाँ, और मेरे लिए तो बहुत एक्सट्रीम है। और लेकिन डबल एम्प्यूटी कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ। वर्ल्ड में अब तक केवल 2 लोग क्लाइंब कर पाए हैं, अच्छा, कुल 2 ही लोग गए हैं? मतलब जो डबल एम्प्यूटेड हैं। अच्छा, और एक ने तो ऐसा है कि 6th अटेम्प्ट में सबमिट किया है। सो 5 बार असफल लौटना पड़ा होके था। 6वां बार में सबमिट हुआ है। दूसरे का एक न्यूजीलैंड क्लाइंबर था, तो वो अपने साथ अपनी पूरी डॉक्टर्स की टीम लेके गया था, तो वो बड़ा टीम था बहुत उनका। सो वो डिफ़िकल्ट है, पर वो बताया कि आपको खुद ही मैनेज करना है। और किसी भी पहाड़ में आप चढ़ते हैं तो हम इस हिसाब से नहीं चढ़ते कि हम सफल होके आएंगे। मतलब ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है वैसे ही। इस जिद के साथ नहीं जाना है कि मैं तो नहीं चढ़ा तो नहीं लौटूंगा, फिर जो हो जाए, ऐसे जिद के साथ नहीं जाना है। नहीं 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 नहीं। और मैं बोलता हूँ कि मैं किसी माउंटेन को मैं क्लाइंब करने जाता नहीं, मैं बस मुझे वो अटेम्प्ट करना है और एक खुद को टेस्ट करना है, खुद की टेस्टिंग है वो। कि पहाड़ खुद की को लिमिट- जीतने नहीं जा रहे हैं। पहाड़ को जीतने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एक अनुभव लेने जा रहे हैं, और वो सफ़र का अनुभव लेना है बस उसके अलावा कुछ यानी नहीं। ना आप पहाड़ को जीत सकते ना पहाड़ को हरा सकते आप। पहाड़ को हरा कभी नहीं सकते।
पहाड़ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, वो कई बार दिखा भी देता है, हमारे सामने बहुत सारे एवलांचेस आते हैं या फिर स्टोन फॉल होता है, तो जिसमें तो एवरेस्ट आपको कितने साल बाद का टारगेट लगता है अभी के हिसाब से? क्या उसकी तैयारी में आपको उसके पहले कुछ और पहाड़ों को भी चढ़ना है? बेसिकली हमने इस बार अप्रैल का टारगेट रखा था, पर अभी इस बार तो नहीं हो पाएगा लग रहा है। मतलब एवरेस्ट के साथ चैलेंज ये है कि आपको रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए। हाँ, तो आप अभी थे हमारी फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड थे, बट विथ रिसोर्सेज हम थोड़े फेल हो गए इस बार। तो मे बी नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, अब नेक्स्ट ईयर का सीज़न हम देख रहे हैं। उसमें खर्च काफ़ी लगता है। बिल्कुल। कितना करीब खर्च लगता है? अराउंड एवरेस्ट में इन जनरल अराउंड किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40 लाख के आसपास खर्च लगता है, सारा कुछ इंक्लूड करके। अच्छा। मेरे लिए वो 50 से 55 लाख के बीच है। ठीक। क्योंकि मुझे एक आर्टिफिशियल लेग का एक्स्ट्रा पेयर चाहिए। हाँ। मैं एक एक्स्ट्रा गाइड भी कैरी करूँगा विद सेफ्टी के लिए। हाँ। क्योंकि हम तो यहाँ तक सोच के जाते हैं, हम लोग गीता में बहुत विश्वास रखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, हाँ। तो हम वापस आ पाएँ। हाँ। या हम नहीं तो हमारी चीज़ें वापस आ जाए वहाँ से। हाँ। तो उस हिसाब से हमारी तैयारी होती है। हम्म। तो उसके लिए भी वो कॉस्ट लगते हैं आपके, तो वो अराउंड 55 के आसपास जाएगा मेरे लिए। तो ये फंड्स अभी तक आपके जितने मिशन रहे उसमें कहाँ से आपको मिले? ये सरकार से, किसी और? इसमें दोनों रहा, मतलब मेरे पैसे भी इन्वॉल्व रहे। मैंने अच्छा। स्पॉन्सर भी लिया बाहर से, प्राइवेट उससे। अच्छा। और शासन ने भी मदद किया, लास्ट वाले में भी मदद किया था, एवरेस्ट बेस कैंप में भी शासन से मदद हुआ था। हाँ। तो दोनों का उसमें रहा है। पर ये वाले एवरेस्ट बेस कैंप तक जाके आप लौटे हैं? हाँ, एवरेस्ट बेस अब कैंप बेस में। कैंप के बाद ऊपर का जो है वो कितने दिन का रहता है आपके हिसाब से जाने आने का? नहीं, जैसे मैंने एक्लेमेटाइजेशन वाला आपको राउंड हाँ, बताया मैंने हाँ। कि वो बेस कैंप से सिर्फ 4 दिन 5 दिन का है। अच्छा। समिट जो है, पर हाँ। उसको करने के लिए आपको फिर वो 40 दिन का एक्लेमेटाइजेशन होता है वहाँ पे। अच्छा। अच्छा। तो बेस कैंप के बाद? हाँ, बेस कैंप के बाद। हाँ। तो एवरेस्ट मिशन अराउंड 40 से 55 से 60 दिन के आसपास का होता है वो। और उसके साल के कुछ महीने हैं जब वो ज़्यादा सूटेबल रहता है? हाँ, तो मैंने अप्रैल वाला इसीलिए कहा आपको कि हर माउंटेन का एक टाइम होता है। हाँ। और वो समर सीजन में जनरली हम क्लाइंब करते हैं, क्योंकि बर्फ समर कम रहती है। में बर्फ़ कम रहती, ठंडी कम पड़ता है आपको। ठीक। तो ये अप्रैल में ही, अप्रैल एवरेस्ट के लिए सबसे ब्राइट टाइम है। तो हर माउंटेन का एक टाइम है, आपको एल्ब्रूस करना है, जुलाई टाइम है, और किलीमंजारो करना है आपको, तो सितंबर से फरवरी तक बोल सकते हो कि अच्छा टाइम है। विंसन के लिए दिसंबर है, अकांगा के लिए दिसंबर है। जिन 2 लोगों का आपने बतलाया कि ये एवरेस्ट जा चुके हैं, डबल एम्प्यूटेड लोग, वर्ल्ड में केवल 2 ही हैं। 2 लोग, तो क्या इनसे संपर्क करके आपने कुछ जानने की कोशिश की है या पढ़ा है उनके बारे में? उनके बारे में पढ़ा बहुत है। हाँ। और बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। एक से कन्वर्सेशन भी हुआ है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक से कन्वर्सेशन नहीं हो पाया, वो चाइना का था। हाँ। पर उनकी जो गाइड थी उनसे कन्वर्सेशन हुआ था माउंट किलीमंजारो में, अच्छा। कि उसने कैसे किया, क्या चीज़, तो उस बारे में बात होते रहती है। तो उनके जो चैलेंजेस थे उनका कुछ अंदाज आपको है? एक से रूबरू है और एक के गाइड के थ्रू है। और आपकी इस तैयारी के लिए, एवरेस्ट की तैयारी के लिए, किसी एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट करना पड़ता है या पड़ेगा? बिल्कुल। आपके अंदर जब तक वो लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब स्पेशली जो पुराने क्लाइंबर्स, मतलब जिन्होंने पहले एवरेस्ट किया हुआ है, आप उनसे बात करिए। और एक्सपीडिशन कंपनीज भी होती है जो नेपाल में है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है उसके बारे में उनका जानने के लिए। स्पेशलाइजेशन भी ऐसे केसेस में होगा जिसमें लोग हाँ। आर्टिफिशियल पैरों हाँ, से हाँ, चढ़ हाँ। रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऐसे केसेस में आप उनसे ही ज़्यादा बेहतर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने पहले, जिनका पहले अनुभव रहा हो कि उन्होंने पहले कभी किसी क्लाइंट्स को या फिर वैसे क्लाइंब कराया हो, तो हाँ। उस पर भरोसा कर सकते हैं आप। तो उनसे आप संपर्क में हैं? बिल्कुल। तो मैं तो हैरान हूँ आपके हौसले को देखकर और आपकी मुस्कुराहट को देखकर कि इतने चैलेंजेस के साथ में आप इस तरह से मुस्कुराते हुए इतनी बात कर रहे हैं, और पहाड़ पे चढ़ने को आपने जितना सरल बना दिया है ये डिस्क्राइब करते हुए, इसका ब्यौरा देते हुए, वो अद्भुत है वो। और मुझको बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि आज की हमारी बातचीत इतनी दिलचस्प हो सकती है। और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसने ज़िंदगी के इस सबसे बड़े हादसे को इतने दोस्ताना तरीके से लिया है और उसके बाद ज़िंदगी के पहाड़ चढ़े हैं। तो मैं एकदम ही मंत्रमुग्ध हूँ आपकी बातों को सुनकर, और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मुझको लगता है कि
जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखेंगे अभी, ये तमाम लोग आपसे एक प्रेरणा पाएंगे कि ज़िंदगी की कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होती जिससे आप पार न पा सकें, जिससे आप उबर ना सकें, जिससे आप जीत ना सकें। दोनों पैर जिनके आर्टिफिशियल हैं, उसके बाद उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करके इतने देशों के पहाड़ जीते, इतने देशों के पहाड़ पे चढ़ के आए। जीत हार के भाषा में वो यकीन नहीं रखते हैं और वो एवरेस्ट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी योजना बना चुके हैं। हम लोगों की सबकी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। मैंने उनकी बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वीडियो देखे हैं जिसमें पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहाँ पे वो हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहे हैं, हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी हैं, अपने अखबार में छापी हैं और मेरी तमाम शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि ऐसी और बहुत सी तस्वीरें देखने का हमको मौका मिले। वो बहुत सी पहाड़ों के चोटियों से गले मिलकर लौटें और हमारे लिए, आने वाले तमाम लोगों के लिए एक और बड़ा हौसला बनकर, एक और बड़ी प्रेरणा बनकर वो हमेशा हम लोगों के बीच में मौजूद रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।